नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग सबको, जय हिंद। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सम्यक के लिए जो बनाया हुआ है उस पर हम आप सबका स्वागत करते हैं। और पिछली क्लास में हमने जहां से चैप्टर को क्लोज़ किया था वहीं से अब चैप्टर को ओपन करने वाले हैं। और आप सब जानते हैं कि पिछली क्लास तक हम पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू कर चुके थे, और चूंकि 12 पंचवर्षीय योजना है तो एक क्लास में उसको समेटना थोड़ा मुश्किल कार्य था। इसी वजह से हम पंचवर्षीय योजना के इस दूसरे सीरीज़ के वीडियो में बाकी बची हुई पंचवर्षीय योजना जो हैं उनको अपन पढ़ने वाले हैं। तो पिछली पंचवर्षीय योजना तक आपने देखा कि भारत में जो 5 पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास था उसमें से शुरुआती दौर में अगर पंचवर्षीय योजनाओं को छोड़ दिया जाए तो बाद में आने वाली पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ अंदरूनी और कुछ बाहरी कारणों की वजह से हम हमारे लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। और इसी बीच देश में आपातकाल जैसी एक जो खतरनाक परिस्थिति थी वो भी लागू की गई, और उससे अंदरूनी संरचना काफ़ी हद तक नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई। पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास हमें यह समझने के लिए कुछ चैप्टर्स, कुछ पॉइंट्स क्रिएट करके देता है कि हमने हमारे विकास की राह को किस प्रकार पकड़ा और किस प्रकार हम राह से भटके। जैसे कि पिछली पंचवर्षीय योजना में आपने देखा कि भारत पाक का युद्ध हुआ था, और भारत पाक के युद्ध के बाद में सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए संसाधनों का जो उपयोग जहां करना चाहिए था वहां नहीं कर पाए। तीसरी पंचवर्षीय योजना, वहां पे पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्षों में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ था। उसके बाद में हरित क्रांति को शुरू किया गया। तो जैसे जैसे समस्याएं आती गई तत्कालीन सरकारों ने उसके लिए कुछ न कुछ प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास देश के आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के लिए अधूरे ही साबित हो रहे थे। आज की क्लास अपन शुरू वहीं से करते हैं जहां पिछली क्लास हमने समाप्त की थी, और हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, जो समवर्ती सूची का विषय है। आप संविधान जब पढ़ेंगे तो संविधान में 3 सूचियां पढ़ने वाले हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के जितने भी विषय होते हैं उसमें केंद्र सरकार ही नियम और कानून बनाने का अधिकार रखती है। राज्य सूची के विषय में राज्य सरकार के पास पावर होते हैं, और समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर नियम बना सकती हैं। और चूंकि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास का जो लक्ष्य रखा गया था उसमें केंद्र के साथ साथ राज्य की भूमिका भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। इसी टॉपिक को अपन आगे पढ़ते हैं। तो अगली पंचवर्षीय योजना जो हम आज शुरू करने वाले हैं वो है छठी पंचवर्षीय योजना। और यहां पर एक नव आधुनिक भारत की कहीं ना कहीं नींव रख दी गई थी। वर्ष 1980 से 1985 की इसकी अवधि थी, और पिछली पंचवर्षीय योजनाओं से सबक लेते हुए इस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य लगभग 5% के आसपास रखा गया। आप इस पिक्चर से देख पा रहे हैं कि इस पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग की अध्यक्षा एक बार फिर से श्रीमती इंदिरा गांधी थी, लेकिन इन्हीं 5 वर्षों के दौरान दुर्भाग्य से इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, और बाद में उन्हीं के सुपुत्र राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, और इस नाते वो योजना आयोग के अध्यक्ष बने। तो इस पंचवर्षीय योजना के अंतिम जो वर्ष थे तब तक राजीव गांधी योजना आयोग के अध्यक्ष बन चुके थे। इन 5 वर्षों के बाद में जब हमारी समृद्धि का मापन किया गया तो परिणाम निकल कर आया 5.4%, यानी काफी लंबे अरसे के बाद में पंचवर्षीय योजना जो थी वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही। इस पंचवर्षीय योजना के समय इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र में कुशलता को बढ़ाने के लिए कुछ विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया था, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि सरकारी क्षेत्र में जब तक कुशलता को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तब तक हमारा उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय जो है वो नहीं बढ़ पाएगी। इससे पिछली पंचवर्षीय योजना जब हमने पढ़ी थी 1969 से 74, उस समय इंदिरा गांधी थोड़ी सी शक्तिशाली ज्यादा देश के सामने निकल कर आई, और वो शक्ति को डाइजेस्ट करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल कार्य हो रहा था। और इसी क्रम में आपने देखा कि आपातकाल की घोषणा भी की गई थी, जो देश के लिए एक दाग साबित हुआ। हालांकि कांग्रेस पार्टी आज भी आपातकाल को जस्टिफाई करती है, लेकिन अंदरूनी संरचना, अंदरूनी माहौल जो था वो इससे काफी हद तक प्रभावित हो चुका था। तो उन सारे इतिहास से अनुभव लेते हुए इन 5 वर्षों के दौरान इंदिरा गांधी थोड़ी सी नरम प्रवृत्ति की हो गई थी, और जो वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार के लिए जाना जाता है उस आर्थिक सुधार की नींव भी इन्हीं पंचवर्षीय योजना के 5 वर्षों के दौरान रखी गई। इसके मुख्य तथ्य जो हैं, इसमें सबसे पहले इंदिरा गांधी के द्वारा
परमाणु मिसाइल कार्यक्रम में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 1974 में जो पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था, उसी अभियान को आगे चलाते हुए हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको यह सिखाने के लिए कि हमें कमजोर ना समझा जाए, परमाणु मिसाइल कार्यक्रम में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा गया। और इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा संसाधन जो थे वो इस कार्यक्रम में आवंटित किए गए। इसी के साथ साथ कृषि व उद्योगों के बुनियादी ढांचे के विकास का लक्ष्य रखा गया, क्योंकि हमारे योजना आयोग के द्वारा यह मान लिया गया था कि जब तक हम इन दो क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए मूलभूत जो ढांचा था, अवसंरचना का जो क्षेत्र था, उसमें अत्यधिक व्यय करने का निर्णय लिया गया। और इसी के साथ में इसकी जो महत्वपूर्ण बातों में तीसरा जो प्रोग्राम आता है, बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। क्योंकि बेरोजगारी के मापन के लिए 1973 में भगवती समिति की रिपोर्ट आ गई थी और उस रिपोर्ट से यह पता चला था कि भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। तो जब तक रोजगार के कार्यक्रमों का सृजन नहीं किया जाएगा, तब तक युवा वर्ग सरकार के प्रयासों से संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखा गया और इस पंचवर्षीय योजना में काफी सारे बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रमों को शुरू किया गया। और इसी के साथ रोजगार सृजन के नए कार्यक्रम भी इसी कार्यक्रम में शुरू किए गए। और साथ ही साथ अंडरलाइन करनी है इस बात को, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई। कृषि एवं ग्रामीण विकास करने के लिए नाबार्ड नामक एक एपेक्स इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया। धैर्य रखें, नाबार्ड के बारे में अच्छे से हम जब कृषि क्षेत्र पढ़ने वाले हैं तो पढ़ेंगे कि नाबार्ड के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं। अभी तो केवल इतना ध्यान रखना है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। तो यही वो पंचवर्षीय योजना थी जिसके अंतर्गत देश में नाबार्ड नामक संस्था जो थी वो जनता के लिए स्थापित की गई। मेन उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास करना था, क्योंकि नाबार्ड जो है वो कृषि व ग्रामीण विकास में संलग्न संस्थाओं को ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। और कृषि में ऋण की महत्वपूर्ण आवश्यकता को इस पंचवर्षीय योजना के दौरान समझ लिया गया था। और इसी के साथ साथ इस पंचवर्षीय योजना के दौरान ही ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। और कहते भी हैं कि यही वो ऑपरेशन था, यही वो मिशन था जिसकी वजह से इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। क्योंकि पंजाब में कुछ उग्रवादी संगठन सक्रिय होते जा रहे थे और उन उग्रवादी संगठनों ने देश से अलग स्थान की मांग करने के लिए स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है गोल्डन टेम्पल, उसका घेराव कर लिया था, उस पर अतिक्रमण कर लिया था। और केंद्र के सामने यह मांग रखी थी कि जब तक उन उग्रवादी संगठनों की मांगों को नहीं मान लिया जाता है, और उनकी प्रमुख मांग यह थी कि पंजाब से अलग राज्य, अलग देश के रूप में खालिस्तान उनको प्रदान किया जाए, जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक वो स्वर्ण मंदिर को खाली नहीं करने वाले हैं। इस मांग को नाजायज मानते हुए इंदिरा गांधी के द्वारा इस मांग को ठुकरा दिया गया और सेना की सहायता से उन उग्रवादी संगठनों पर स्वर्ण मंदिर में ही अटैक किया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार सक्सेसफुल रहा, लेकिन इससे कहीं ना कहीं सिख समुदाय की भावनाएं भड़क गई थी, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था उसके तहत स्वर्ण मंदिर पर अटैक हुआ, खून खराबा हुआ। और स्वर्ण मंदिर आस्था का सबसे स्वर्णिम प्रतीक माना जाता है पंजाब में, पूरे देश में। वहां पर लोग चमड़े के आइटम लेकर भी प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन सरकार के इस प्रयास की वजह से वहां पर खून खराबा हुआ। तो इससे सिख समुदाय जो था वो इंदिरा गांधी के विरोध में चला गया। और देखा जाए तो हर सिख समुदाय इंदिरा गांधी को घृणित नजर से देखने लग गया। बाद में इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने ही इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार ही वो प्रयास था जिसकी वजह से खालिस्तान की मांग करने वाले उग्रवादी संगठनों को तो सबक सिखाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी। बाद में कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी के ही सुपुत्र राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद के रूप में प्रस्तुत किया, जिनसे जनता की सांत्वना को जीता जा सके। और वो बहुत सारे बहुमत के साथ, इतना बहुमत आज तक किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी पार्टी को नहीं मिला जितना राजीव गांधी को मिला था। क्योंकि उस समय नारे लग गए थे, तेरा यह बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान।
तो कहीं ना कहीं जनता के सेंटिमेंट्स को जीता गया। और राजीव गांधी जो पेशे से पायलट थे, तकनीकी व्यक्ति थे, उन्होंने तकनीकी भारत की नींव अगली पंचवर्षीय योजना में रखी। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई, और साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कुशलता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए, इसके नाते यह पंचवर्षीय योजना अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके बाद में अगर अगली पंचवर्षीय योजना देखेंगे तो अगली पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 में शुरू की गई। और 1985 से 1990 के जो 5 साल थे, ये भारतीय राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुए, क्योंकि इन्हीं 5 वर्षों के परिणाम आर्थिक सुधार के रूप में देश ने देखे। खैर, योजना आयोग के अध्यक्ष राजीव गांधी बने तो उन्होंने योजना आयोग के साथ मिलकर अगले 5 वर्ष यानी 85 से 90 तक 5% आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य रखा। कृषि, उद्योग और सेवा तीनों में अगर औसत 5% की वृद्धि रखी जाए तो यह मानना था कि यह पंचवर्षीय योजना सफल हो जाएगी। और 5% की बजाय हमने जब वास्तविक समृद्धि 6% रखी तो यह साबित हुआ कि देश वापस आर्थिक समृद्धि की राह पर आ चुका है। लेकिन इन 5 वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा हुआ, क्योंकि राजीव गांधी के जो प्रथम 5 वर्ष थे उसके बाद में उन पर बोफोर्स तोप का एक घोटाला करने का आरोप लगा और भ्रष्टाचारी नेता के रूप में इनकी एक थोड़ी सी छवि विपक्षी पार्टी बनाती गई, और उसकी वजह से अगले चुनावों में राजीव गांधी की पराजय हुई। लेकिन गठबंधन सरकार का जो दौर था वो देश ने देखना प्रारंभ किया इन्हीं 5 वर्षों में। अब तकनीकी व्यक्ति अगर योजना आयोग के अध्यक्ष बनते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उनका सबसे अहम टारगेट होता है तकनीकी भारत का निर्माण करना। तो आज जो हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी नींव 1985 से 1990 की इस पंचवर्षीय योजना में रखी जा चुकी थी। तो इसका सबसे मेन जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि तकनीकी भारत का लक्ष्य इस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। इसके साथ ही साथ आधारभूत संरचना पर सबसे पहले ध्यान दिया गया, क्योंकि देश की सरकार यह मान चुकी थी कि जब तक देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक रोजगार भी प्राप्त नहीं होगा और देश के विकास को हम विकास भी नहीं कह पाएंगे। तो बंदरगाह, रेलवे, सड़क, बड़े बड़े मॉल्स स्थापित करने का निर्णय इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान लिया गया ताकि रोजगार भी बढ़ सके। और इसी के साथ नवीन तकनीकों के आयातों को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि राजीव गांधी का यह मानना था कि जब तक हम टेक्नोलॉजी को अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए, प्रवेश करवाने के लिए कुछ प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम भारत के विकास को तीव्र गति से नहीं बढ़ा पाएंगे। और यदि हमारे पास तकनीक नहीं है तो नवीन तकनीकें विदेशों से आयात करने के नियमों को सरल बनाया गया। तो वैश्वीकरण की जो नींव थी, उदारीकरण या निजीकरण की जो नींव थी, वो इन 5 वर्षों में रख दी गई थी, क्योंकि इन्हीं 5 वर्षों से पहले चाइना ने एलपीजी मॉडल के कुछ प्रयासों को अपने देश में लागू किया था और उससे चाइना की जो प्रोग्रेस थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। तो पड़ोसी राष्ट्र से सबक लेते हुए हमने भी नवीन तकनीकों के आयात पर जोर देने का लक्ष्य रखा और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो हैं उनके भी विकास का लक्ष्य रखा गया, क्योंकि परंपरागत तरीके से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, विद्युत उत्पादन किया जाता है, उसमें उत्पादन की लागत और उत्पादन के खर्च काफी हद तक आते हैं और परिणाम उतना नहीं निकल पाता जितना देश की आवश्यकता होती है। इसलिए नॉन ट्रेडिशनल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के प्रयास पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए। आगे के जो पॉइंट्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और वो ये है कि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है, ध्यान रखना। एक तो सवाल यह बनता है और दूसरा यह बनता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस पंचवर्षीय योजना की देन है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। आज तो हम नई शिक्षा नीति देख रहे हैं जो अभी चर्चा का विषय बनी हुई है। हम तकनीकी और उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की तरफ आ चुके हैं, लेकिन उस समय हमारे पास में इतने संसाधन नहीं थे कि हम तकनीकी शिक्षा को या उच्च शिक्षा को या व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दे पाए। इसलिए सबसे पहले जोर दिया गया प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, स्कूल्स में बच्चों का एनरोलमेंट करवाना। अगर 5वीं क्लास तक भी बच्चे पढ़ते हैं तो भी हम साक्षरता दर को बढ़ा सकते हैं। इसके तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया। और ध्यान रखना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से हमें पता भी चलता है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जो बोर्ड होता था वो काले कलर का होता था और लिखने वाली जो चौक होती थी टीचर्स के हाथ में वो व्हाइट होती थी। अब चूंकि आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, प्रोफेशनल शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, अपने आप को और ज्यादा संवार रहे हैं, तो ये सारी शिक्षाएं जो है उसमें बोर्ड बदल चुका है व्हाइट कलर का और लिखने वाला मार्कर हो चुका है ब्लैक कलर का।
इसलिए ब्लैक बोर्ड को आप वहां से भी लिंक कर सकते हैं, स्कूल से भी, कि प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शुरू किया गया। इसके साथ ही साथ अगला जो पॉइंट है, यहां से भी सवाल आया हुआ है कि भारत में जो स्पीड पोस्ट सेवा है वो सर्वप्रथम 1986 में शुरू की गई थी, और 1986 इसी पंचवर्षीय योजना के बीच के वर्ष कहलाते हैं। इसलिए इसी पंचवर्षीय योजना में स्पीड पोस्ट जैसी तीव्र डाक सेवा को भी शुरू करने का निर्णय लिया गया। पहले ये कुछ चुनिंदा शहरों में लागू की गई और धीरे धीरे इसका प्रसार होता गया, और आज तो हम भारत के कहीं किसी भी डाक विभाग से स्पीड पोस्ट की सेवा का आनंद उठा सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ये जो 5 वर्ष थे साथियों, इसमें कुछ राजनीतिक अस्थिरता आ चुकी थी, क्योंकि देश में चुनाव बार बार हो रहे थे। राजीव गांधी के बाद में एचडी देवेगौड़ा नहीं, वीपी सिंह, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री के रूप में हुए, और उसके बाद में वो भी लंबे समय तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो देश में बहुत बार चुनावी संकट सामने आया और इससे संसाधनों का अपव्यय शुरू हुआ। इसलिए राजनीतिक अस्थिरता का माहौल इस पंचवर्षीय योजना के दौरान देखा गया। और राजनीतिक जब अस्थिरता आती है, जब चुनाव बार बार होते हैं, छोटे छोटे अंतराल के बाद किसी देश में चुनाव किए जाते हैं, तो चुनावों पर संसाधनों का अपव्यय शुरू हो जाता है। ऐसे ऐसे लुभावने वादे किए जाते हैं, सरकार अपने राजकोष के द्वार को खोल देती है, जिससे सरकार का जो खर्च है वो बढ़ जाता है। इस वजह से इस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान भारत की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही थी, और इसी का परिणाम निकल कर आया कि अगले कुछ वर्षों तक हमने पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं किया। और जब मार्केट में सरकार इस तरीके से जनता के लिए राजकोष के द्वार खोल देती है, फोकट में जब पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, तो लोगों की खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, मांग करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और जब देश में खर्च और मांग की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो महंगाई जैसी समस्या भी देश को अपने आगोश में ले लेती है। इस वजह से इस पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्षों तक मुद्रास्फीति उच्चतम स्तर पर चली गई थी, और साथ ही साथ राजनीतिक अस्थिरता का माहौल भी था। तो देश इन संकटों से जूझ रहा था, और यही वो वर्ष हैं जिनके दौरान हमारे परम मित्र सोवियत संघ का विघटन हो गया था। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और हलचल हुई, जब खाड़ी युद्ध छिड़ गया था, तो कच्चे तेल की कीमतें भी आसमान छू गई थी। और जब हमने एलपीजी मॉडल वाला टॉपिक डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि सरकार के द्वारा लिए गए कुछ फैसले और कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने हमें विवश किया कि हम हमारी मानसिकता को बदलें। इसलिए एलपीजी मॉडल लागू करने की जो नींव थी, वो इन 5 वर्षों के दौरान रख दी गई थी। खैर, इन सारे परिणामों की वजह से देश की सरकार का घाटा, जिसको राजकोषीय घाटा कहते हैं, राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा था। जनता में कुछ आक्रोश का माहौल था। नीति निर्माण करने वाली सरकारें जो थीं, वो भी कभी आ रही थी, कभी जा रही थी, तो कुछ स्थिरता का माहौल नहीं था। फिर से चुनाव हुए, और चुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन पार्टियों के साथ मिलकर पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया। और देश में एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री नए आए, तो योजना आयोग ने फिर से अपनी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को परिवर्तित किया। ये सारे माहौल जो थे, इन माहौलों की वजह से अगले 90 से 1992 तक हमने केवल और केवल वार्षिक योजनाएं ही बनाई, एनुअल प्लान, क्योंकि देश नवनिर्माण के दौर से गुजर रहा था, संकटकालीन परिस्थितियों से गुजर रहा था। इसलिए 5 वर्षों में संसाधनों का आवंटन किस प्रकार करें, इसके लिए कई सारे प्रश्न खड़े हो गए थे। तो हमारे नीति निर्माताओं ने, योजना आयोग ने, सरकार ने निर्णय लिया कि जब तक हम नई भारत के निर्माण की नींव नहीं रख लेते हैं, उसका मसौदा तैयार नहीं कर लेते हैं, तब तक हम पंचवर्षीय योजना नहीं बनाएंगे। तो ध्यान रखना, 1990 से 1992 तक पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाई गई। और एक बात और स्पष्ट कर दूं, इस पंचवर्षीय योजना यानी 1992 से 1997 की जो पंचवर्षीय योजना देखेंगे, उसके बाद में पंचवर्षीय योजना में ब्रेक नहीं लगा। ब्रेक तो कब कब लगा है? एक तो लगा है 1966 से 1969, एक लगा है 1978 से 1980, और एक लगा है 1990 से 1992। तो इन वर्षों को अगर हटा दिया जाए, तो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी 5 वर्ष पूरे कर पाई हैं। और एक 1974 से 79 की जो पंचवर्षीय योजना थी, वो भी अपनी नियत तिथि को पूरा नहीं कर पाई थी। 78 में ही उसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये कुछ तथ्यात्मक जानकारी हैं जिनको स्टूडेंट्स को दिमाग में रखना चाहिए।
तो 1990 से 1992 तक वार्षिक योजनाएं बनाई गई, कोई समृद्धि का लक्ष्य नहीं रखा गया और किसी भी प्रकार से इसका मापन नहीं किया गया। बस इन 2 वर्षों में 91 और 92 में सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन आया वो परिवर्तन आया कि हमने हमारी अर्थव्यवस्था में एलपीजी मॉडल को शुरू कर दिया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से प्रभावित आने वाली सारी पंचवर्षीय योजना रहने वाली है। सरकार ने अपनी मानसिकता को परिवर्तित किया और यह मान लिया कि हमारे अंदरूनी संरचना में कुछ खामियां हैं। जब तक उन खामियों को दूर नहीं किया जाएगा, जब तक निजी क्षेत्र के संसाधनों को ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक उनसे कंधे से कंधा नहीं मिलाया जाएगा और जब तक विदेशी पूंजी भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं आएगी, तब तक पंचवर्षीय योजना के माध्यम से जो हम विकास कर रहे हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित होगा। तो अपने इतिहास के अनुभवों से सबक लेते हुए, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, समय की मांग और समय की आवश्यकताओं को समझते हुए हमारी सरकार ने ऐतिहासिक परिवर्तन किया और उसमें आर्थिक सुधारों को लागू करने का निर्णय लिया गया। और वो एलपीजी में हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि देश के सामने भुगतान संतुलन की संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हमारे पास में बहुत कम हमारे राजकोष में पैसा बचा था कि हम विदेशी आयातकों को भुगतान कर पाएं। इस वजह से हमने आर्थिक सुधारों को लागू किया। तो ध्यान रखना, अब जो आने वाली पंचवर्षीय योजना हम पढ़ेंगे 1992 के बाद, वहां हमारे भारत में मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है उसमें समाजवाद का प्रभाव समाप्त होता जाएगा और पूंजीवाद जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो इसी क्रम में अगली पंचवर्षीय योजना जो थी 1992 से 1997, 8वीं पंचवर्षीय योजना, उसमें आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य एक बार फिर 5 से 6% तक के करीब रखा गया और यह पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्यों को बहुत हद तक प्राप्त कर पाई। इसलिए इस पंचवर्षीय योजना की जो हमारी वास्तविक समृद्धि थी वो लक्ष्य से ज्यादा साबित हुई। और राव मनमोहन मॉडल, एलपीजी मॉडल ने यह साबित किया कि इस मॉडल में खामी नहीं है, इस मॉडल में खूबी है और इससे हम देश की अर्थव्यवस्था को पुनः विकास की पटरी पर ला सकते हैं। तो इस पंचवर्षीय योजना को सबसे पहले जो याद रखना है, कौन सी पंचवर्षीय योजना एलपीजी मॉडल पर आधारित है। तो एलपीजी मॉडल 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया और 1992 के बाद की जो पंचवर्षीय योजना है वो एलपीजी मॉडल पर आधारित है। इसलिए सबसे पहली पंचवर्षीय योजना जो एलपीजी मॉडल पर आधारित थी वो थी हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना। औद्योगिक नीति 1956, एमआरटीपी अधिनियम 1969, जितने भी सारे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के जो फैसले लिए गए थे, समाजवाद प्रेरित जो अर्थव्यवस्था थी उसको हमने उससे तौबा की और पूंजीवाद को धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में प्रवेश लाने की अनुमति दी। इसलिए निजी क्षेत्र के लिए काफी प्रयास किए गए, निजी क्षेत्रों के लिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र खोले गए, लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्त किया गया और कुछ एक उद्योगों को छोड़कर अनिवार्य लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इसलिए एलपीजी मॉडल से प्रभावित यह पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाई क्योंकि उत्पादन की स्पीड जो थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसी संदर्भ में जनसंख्या नियंत्रण और गरीबी निवारण के साथ साथ रोजगार सृजन मुख्य लक्ष्य रखे गए और 1990 में यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक शुरू कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इस अर्थव्यवस्था में हमारे देश के मानव का आर्थिक और सामाजिक विकास करने का भी निर्णय रखा गया। इसलिए मानव विकास, नगरपालिका व पंचायती राज जो है उनका समावेशीकरण, ये सब इस पंचवर्षीय योजना की मुख्य बातें थी। क्योंकि 73वां संविधान संशोधन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने पंचायती राज व्यवस्था को और स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसलिए हमारे जो केंद्रीकरण की जो अप्रोच थी, जो हमने आर्थिक आयोजना के प्रकार पढ़े थे, इकोनॉमिक प्लानिंग के जो टाइप्स पढ़े थे, उसमें सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट से हम डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट में आए और योजना आयोग ने ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों के साथ मिलकर देश के आर्थिक समृद्धि के लक्ष्यों का निर्धारण करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए ये कुछ मेन टॉपिक हैं जो इस पंचवर्षीय योजना की खास बातें हैं। और इसी संदर्भ में शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति के संपूर्ण उपयोग का लक्ष्य रखा गया। संसाधन हम पहचान चुके थे, लेकिन इससे पहले के वर्षों में हम हमारे मानवीय संसाधनों का संपूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे थे। तो उत्पादन अगर बढ़ेगा तो रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे और उससे मानव शक्ति, मानव कौशल और मानव कुशलता का हम उपयोग कर पाएंगे। यह सोचकर यह निर्णय लिया गया कि 1999 के अंत तक, शताब्दी जो थी 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, उसके अंत तक हम संपूर्ण मानव शक्ति का उपयोग कर पाएंगे।
शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने का लक्ष्य रखा गया। प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य तो इससे पिछली पंचवर्षीय योजना में था, अब शिक्षा को हर घर तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किए गए और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो खर्च था उसको भी बढ़ाया गया। औद्योगिक नीति 1991, जिसको आर्थिक नीति भी कहते हैं, यह देश के सामने प्रस्तुत की गई। और औद्योगिक नीति 1991 में औद्योगिक नीति 1956 का एकदम विपरीत नीति थी। जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ेंगे तो आपको मैं कई सारी औद्योगिक नीतियां पढ़ाने वाला हूं। औद्योगिक नीति 1956 जो आई थी उसके क्या क्या लक्षण थे, औद्योगिक नीति 1991 में 56 की नीति से किस प्रकार विपरीत है, औद्योगिक नीति 1956 की असफलता के क्या क्या कारण हैं, औद्योगिक नीति को अपन आर्थिक नीति क्यों कह सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो आपके दिमाग से औद्योगिक क्षेत्र के टॉपिक में क्लियर होने वाले हैं। अभी तो केवल इतना ध्यान रखना है कि औद्योगिक नीति 1991 में शुरू की गई और इसके तहत अनिवार्य लाइसेंस व्यवस्था, जो लाइसेंस राज के नाम से फेमस हुई, उसको लगभग समाप्त कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो आरक्षित उद्योगों की संख्या थी उसमें कमी की गई। विदेशी पूंजी का आमंत्रण इस देश में खुले दिल से किया गया और विदेशी पूंजी के आमंत्रण की वजह से हमारे यहां पर उत्पादन का क्षेत्र जो था वो निवेश से सरोबार हुआ और उसकी वजह से धीरे धीरे उत्पादन जो था वो बढ़ने लग गया। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कौन से 3 सेक्टर्स ऐसे थे जिसमें सुधार किए गए? तो एक तो किया गया बैंकिंग सुधार। नरसिम्हन समिति का गठन किया गया और नरसिम्हन समिति ने सरकार को यह सलाह दी कि आने वाले समय में बैंकों का राष्ट्रीयकरण ना किया जाए, क्योंकि राष्ट्रीयकरण करने से सरकार का भार जो है वो बढ़ जाता है। बैंक निजी क्षेत्र के लिए स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि निजी क्षेत्र कुशलता से कार्य करते हैं, संसाधनों का उपयोग अच्छे बेहतर तरीके से कर पाते हैं। इसलिए बैंकिंग सेक्टर में भी निजी क्षेत्र के लोगों को लाइसेंस देना शुरू किया जाए। बात को माना गया और बैंकिंग क्षेत्र में एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई, राष्ट्रीयकरण ना करने की कसम खाई गई। साथ ही साथ टैक्स की रेट भारत में बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तो इसके लिए भी कर सुधार लागू किए गए और कर की दरों को लगभग 50% से कम किया गया। प्रत्यक्ष करों में काफी गिरावट की गई ताकि लोगों को फायदा मिल सके, कर का जो डर है उससे मुक्ति मिल सके और धीरे धीरे आने वाले वर्षों में और सुधार किए गए। तो 3 सेक्टर्स को पकड़ा गया, 3 सेक्टर्स को प्राथमिकता पे रखा गया कि अगर इन 3 सेक्टर्स में एलपीजी मॉडल के तहत कुछ सुधार किए गए तो अर्थव्यवस्था को यह बात सुनिश्चित है कि फायदा ही मिलने वाला है। तो पहला सेक्टर था बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या सुधार हुए बैंकिंग सेक्टर में पढ़ने वाले हैं। टैक्स रिफॉर्म, टैक्सेशन में पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ पूंजी बाजार में भी सुधार किया गया। आने वाले दिनों में अपन शेयर बाजार, पूंजी बाजार पढ़ने वाले हैं, तो उसमें भी 1991 से पहले नाम मात्र की हलचल हुआ करती थी और आज कई सारे घरों में व्यक्ति डीमैट अकाउंट के माध्यम से शेयर बाजार की ट्रेडिंग करना शुरू कर चुके हैं। सेबी की स्थापना 1992 में की गई, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ये भी अपन पढ़ने वाले हैं। ये सारे जो आयाम स्थापित किए गए वो 1992 से 1997 की अवधि में ही किया गया, क्योंकि अगर हम हमारे पूंजी बाजार को आर्थिक सुधारों के तहत खुला नहीं करेंगे, विदेशी लोगों के लिए अगर हमारी अर्थव्यवस्था को हम ओपन नहीं करेंगे, तो निवेश की गतिविधियां जो हैं वो उत्तरोत्तर नहीं बढ़ पाएगी। इस वजह से 3 सेक्टर्स को फोकस किया गया, बैंकिंग सेक्टर, टैक्सेशन एंड थर्ड है कैपिटल मार्केट। और कृषि के विकास के लिए नवीन तकनीकें जो थी उनके आयात पर भी जोर दिया गया, क्योंकि हम परंपरागत तरीके से कृषि करते आए थे। हरित क्रांति का जो फायदा मिला था वो भी कुछ राज्यों को ही मिल पाया था, संपूर्ण देश को हरित क्रांति का फायदा नहीं मिल पाया था। और हरित क्रांति में कुछ उर्वरक, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ता जा रहा था, जिससे प्रदूषण की समस्या सामने खड़ी हो रही थी। इसलिए हम नई तकनीकों का आयात नहीं करेंगे तब तक हम कृषि का सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएंगे। और इसी के तहत सिंचाई के साधन, हल, मशीनी उपकरण वगैरह आयातित करने पर जोर दिया गया। तो ये सारे परिणाम जो थे वो इस पंचवर्षीय योजना में निकल कर आए और देश ने आर्थिक सुधारों की नींव रखी। इसके बाद में अगर अपन जंप करें अगली पंचवर्षीय योजना, नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, और ये वर्ष भी कुछ ऐसे वर्ष थे जहां पर राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त हुए, फिर 13 महीने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी रहे। उसके बाद में एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो देश ने इन 5 वर्षों की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री जो थे वो अलग अलग चेहरों के रूप में देखे। खैर,
पंचवर्षीय योजना की जब बात आई तो नवी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1997 में लॉन्च की गई अगले 5 वर्षों के लिए। और आपको याद होगा कि 1997 में जिस प्रकार हम 2022 में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाने वाले हैं, वैसे ही 1997 में हमने स्वर्ण जयंती मनाई स्वतंत्रता प्राप्ति की। तो इस पंचवर्षीय योजना को आजादी के 50वीं वर्षगांठ पर शुरू किया गया। इससे पहले चूंकि हम 5 से 6% की ग्रोथ रेट को हासिल करने के एकदम किनारे पर आ चुके थे, तो पंचवर्षीय योजना को 6.5% की दर से शुरू किया गया और यह लक्ष्य रखा गया कि 97 से 2002 के 5 वर्षों में हम लगभग 6.5 यानी 6.5% वृद्धि की दर को हासिल करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से हम हासिल नहीं कर पाए और 1% के लगभग हमारा लक्ष्य जो था वो अधूरा साबित हुआ। इस पंचवर्षीय योजना की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आर्थिक सामाजिक न्याय, अंडरलाइन कर लेना, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना भी है। देश की सरकार का यह कर्तव्य है कि वो देश की जनता को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करे। तो उसी प्रस्तावना को इस पंचवर्षीय योजना से जोड़ा गया, क्योंकि आर्थिक सुधारों से विपक्षी पार्टियां सरकार का घेराव करती थी और यह कहती थी कि पूंजीवादी अप्रोच के तहत शोषण को बढ़ावा मिल सकता है। निजीकरण संस्थाओं को अगर निजीकरण के रूप में अनुमति प्रदान कर दी गई तो देश की जनसंख्या जो है उसमें जो गरीब तबका है, मध्यम वर्ग जो है, वो निजी क्षेत्र के शोषण के शिकार हो सकते हैं। तो सामाजिक न्याय प्रदान कौन करेगा? आर्थिक कल्याण की भावना तो पूंजीवाद में है, लेकिन सामाजिक कल्याण जो है वो अछूता ही रहेगा। तो इस पंचवर्षीय योजना में इस बात का ध्यान रखा गया और यह समझा गया कि आर्थिक न्याय के साथ साथ देश की जनसंख्या को सामाजिक न्याय भी प्रदान किया जाए। तो ध्यान रखना, नवी पंचवर्षीय योजना का मेन टारगेट था आर्थिक सामाजिक न्याय। और एक बात और बता दूं, नवी पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य लगभग समान हैं और 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य लगभग समान हैं। तो 9वीं पढ़ोगे तो 10वीं समझ में आएगी और 11वीं पढ़ोगे तो 12वीं अपने आप ही समझ में आ जाएगी। तो आर्थिक सामाजिक न्याय पर आधारित इस पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण का निर्णय रख लिया गया, क्योंकि संसाधन जब प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचेंगे तभी हम कहेंगे कि देश सर्वांगीण रूप से विकास कर पा रहा है। तो इसके लिए संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के लक्ष्य को इस पंचवर्षीय योजना में रखा गया। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रम बाहुल्य क्षेत्र व प्रौद्योगिकी के विकास हेतु विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ावा दिया गया। अब दिमाग में आएगा ये श्रम बाहुल्य क्षेत्र क्या होता है? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार सृजन किए जाते हैं। जनसंख्या जिस क्षेत्र से सर्वाधिक मात्रा में रोजगार प्राप्त करती है, हमारा श्रम बल जहां पे सबसे अधिक संख्या में संलग्न होता है, उसी क्षेत्र को श्रम बाहुल्य क्षेत्र कहते हैं। तो श्रम बाहुल्य क्षेत्र 2 ही माने जाते हैं, या तो कृषि और या उद्योग। तो दोनों ही क्षेत्रों में नवीन तकनीक और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ावा दिया गया। इसके साथ ही साथ कृषि व ग्रामीण विकास को पुनः प्राथमिकता रखी गई, क्योंकि महात्मा गांधी जी का जो सिद्धांत था, महात्मा गांधी का जो कथन था कि देश की आत्मा गांवों में निवास करती है, तो गांवों की विकास अगर हम कर पाएं तो देश का विकास अपने आप ही हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पंचवर्षीय योजना में पुनः ग्रामीण व कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई। और इस योजना में आधारभूत तत्व विकास के लिए कुछ रखे गए। ध्यान रखना, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नवी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास के लिए किन किन आधारभूत तत्वों का निर्धारण किया गया? निम्न में से कौन सा आधारभूत तत्व नहीं था? तो सबसे पहले रोजगार संवर्धन करेंगे, इसके साथ ही साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगे, क्योंकि मानव विकास के प्रदर्शन को भी बढ़ावा देना है। अगर ये दोनों चीजें हो गई तो क्षेत्रीय असंतुलन, जो रीजनल इंबैलेंस की सिचुएशन आती है कि कुछ राज्य धनवान हैं और कुछ राज्य पिछड़े हुए हैं, इस प्रकार के असंतुलन को समाप्त किया जाएगा। तो क्षेत्रीय असंतुलन पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था भी हम बना पाएंगे। ये आत्मनिर्भर भारत वर्तमान में काफी चर्चा का विषय है। स्टूडेंट्स के मन में जिज्ञासा है कि आत्मनिर्भर भारत के बारे में भी हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो। तो ये आत्मनिर्भर भारत का जो नारा है, ये बहुत पहले भी स्थापित किया जा चुका था। तो ध्यान रखना, इस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास के 4 बेसिक एलिमेंट्स डिसाइड किए गए। सबसे पहले रोजगार को बढ़ावा देंगे। अगर रोजगार के साधन बढ़े, रोजगार सृजन बढ़ता गया,
तो निश्चित रूप से लोगों का जीवन जो है वो अच्छी गुणवत्ता के साथ बढ़ेगा। और अगर जीवन की गुणवत्ता बढ़ रही है, लोगों को रोजगार मिल पा रहा है, तो ये जो क्षेत्रीय असंतुलन रूपी अभिशाप है, इससे मुक्ति मिल पाएगी। और ये अगर सारे कार्य होंगे तो हम हमारे ही संसाधनों पर आत्मनिर्भर बन पाएंगे, यानी हमें दूसरे के संसाधनों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, स्वावलंबन की भावना का विकास होगा। तो ये 4 आधारभूत तत्व इस पंचवर्षीय योजना में रखे गए। इसी क्रम में इसी को पार्ट 2 में अपन लिख सकते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना, वर्ष 2002 से 2007 की अवधि। और इसमें आर्थिक समृद्धि के लक्ष्य को बहुत हद तक बढ़ावा दिया गया, 8%। अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि अगर आप 5 से 8% की आर्थिक समृद्धि लगातार वर्षों में प्राप्त कर रहे हैं तो आपको आर्थिक विकास की अगली अवस्था में प्रवेश कर लेना चाहिए। और हम पिछले कई वर्षों से 5 से 8% के बीच में हमारी समृद्धि दर को मेंटेन कर पा रहे थे। तो पहली बार हमारा लक्ष्य जो था वो इतना बढ़ाया गया कि यदि यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता तो हमारे विकास की स्थिति काफी पहले ही सुधर गई होती। तो 1992 से 1997, 97 से 2000 तक, 2002 तक हमने जो 5 से 7% की ग्रोथ रेट हासिल कर ली थी, उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा और इस 10वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य 8% रखा गया और एकदम किनारे पे जाके हमारा परिणाम निकल कर आया। हालांकि हम 8% ग्रोथ रेट को हासिल तो नहीं कर पाए, लेकिन 7.6% की ग्रोथ रेट पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था ने देखी और इससे हमारा आत्मविश्वास और बढ़ गया। ध्यान रखना, 10वीं पंचवर्षीय योजना के कुछ वर्षों तक योजना आयोग के अध्यक्ष थे माननीय आदर्शवादी प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और अंतिम वर्षों तक योजना आयोग के अध्यक्ष बने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो इस क्रम में दोनों का ही मिला जुला असर था और यह जो आंकड़ा साबित नहीं हो पाया, इसके लिए वाजपेयी गवर्नमेंट ने मनमोहन सिंह जी को रिस्पॉन्सिबल बनाया और मनमोहन सिंह जी ने यह कह दिया कि जब मैं देश का प्रधानमंत्री बना तो मेरे पास संसाधन ही इतने नहीं थे कि मैं इस अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ा पाऊं। इस पंचवर्षीय योजना के मेन कथन क्या क्या हैं? तो मेन कथन है वही बात मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी, पिछली पंचवर्षीय योजना में भी बताई थी कि 9वीं और 10वीं समान है। तो उसी आर्थिक सामाजिक न्याय को इस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिक लक्ष्य के रूप में रखा गया और योजना के अंतिम वर्ष तक संपूर्ण भारत में प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। जो प्राथमिक शिक्षा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत शुरू की गई थी, वो इतने वर्षों तक पूरे देश तक पहुंच नहीं पा रही थी। कई बच्चे ऐसे थे जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित थे। तो इस योजना के अंतिम वर्ष, यानी ये योजना जब समाप्त होगी, यानी 2007 तक हम प्राथमिक शिक्षा को संपूर्ण भारत में प्राप्त कर चुके होंगे, ये लक्ष्य रखा गया। और इसी के संदर्भ में कई सारे शैक्षणिक कार्यक्रम जो थे वो उनको बढ़ावा दिया गया। शहर आधारित संरचना जो होती है, शहर आधारित संरचना जो है उसको ध्यान में रखते हुए यह समझा गया था कि चूंकि हम आर्थिक सुधार लागू कर चुके हैं, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की व्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़ती जा रही है, तो गांव की जनसंख्या रोजगार प्राप्त करने के लिए शहर में आने वाली है। तो अगर हम शहरीकरण को बढ़ावा देंगे, शहर में आधारभूत संरचना का निर्माण करेंगे, तो देश का कुछ क्षेत्र जो है वो विकास को प्राप्त करने में जुट जाएगा। इसी संदर्भ में शहरी आधारित संरचना जो थी, जिसमें दूरसंचार, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम इलेक्ट्रिसिटी और बंदरगाह जो पोर्ट्स थे, उनके विकास में निजी क्षेत्र को अवसर प्रदान किए गए। तो निजी क्षेत्र से हम कंधे से कंधा मिलाकर ही विकास को प्राप्त कर पाएंगे, इसका लक्षण इस पंचवर्षीय योजना में भी देखने को मिलता है। और इसी के साथ मानव विकास जो था वो हमारी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनता जा रहा था। और इसके साथ ही साथ अगर पर्यावरण को भी सुरक्षित किया गया तो हम हमारे विकास को एक सुनियोजित विकास की संज्ञा दे सकते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ मानव विकास पर भी जोर दिया गया। और इन्हीं पंचवर्षीय योजना के जो वर्ष थे, ये जो 2002 से 2007, इसके बीच में पूरे विश्व में एक मंदी आ चुकी थी। तो इस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक मंदी का प्रभाव शुरू हो चुका था और ये प्रभाव जो था वो पूर्ण रूप से अगली पंचवर्षीय योजना में दिखना सुनिश्चित था। कुछ घटनाएं घटित हो गई थी। अमेरिका में लेमन ब्रदर्स थे, मैं आगे आपको बैंकिंग सेक्टर में पढ़ाने वाला हूं। तो वहां पे वो दिवालिया हो गई थी। एक बहुत बड़ी बैंक थी, जैसे भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ी बैंक मानी जाती है, वैसे ही किसी जमाने में अमेरिका में लीमन ब्रदर्स नाम करके, लेमन ब्रदर्स भी कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका थोड़ा अलग अलग है, तो वो सबसे बड़ा बैंक माना जाता था। और कुछ बेकार नीतियां, खराब नीतियां बनाने के कारण, कुछ परिस्थितियों की वजह से उस बैंक को दिवालिया होना पड़ा
और अगर बड़ा बैंक और वो भी अमेरिका का दिवालिया हो जाता है तो आर्थिक मंदी ना केवल अमेरिका में अपितु संपूर्ण विश्व में धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। तो उस मंदी से भारत भी अछूता नहीं था। लेकिन कहते हैं कि अगर देश का प्रधानमंत्री प्रकांड विद्वान हो अर्थशास्त्र में तो मंदी उतना प्रभाव नहीं डाल पाती जितना किसी अन्य प्रधानमंत्री के कार्यकाल में डालेगी। और ये बात साबित भी हुई। अगली पंचवर्षीय योजना जब हम देखने वाले हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो इन 5 वर्ष ही देश में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे। तो इन्होंने लक्ष्य रखा 9%, क्योंकि 8% का लक्ष्य इसलिए पिछली पंचवर्षीय योजना में था और 7.6% हम प्राप्त कर चुके थे। तो यहां पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया 9%। और सारे अनुमान विपक्षी पार्टियों को सबको सबक सिखाते हुए इन 5 वर्ष के दौरान देश ने 8% की वृद्धि दर को हासिल किया। एक बात बता दूं, पहले भी बता चुका हूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये वाले तथ्य, ये वाले आंकड़े याद नहीं करने हैं कि किस पंचवर्षीय योजना का कितना लक्ष्य था, कितना प्राप्त हुआ। ये तो केवल इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि हम ये पता लगा पाएं कि पंचवर्षीय योजना कौन सी सफल थी और कौन सी असफल थी। ज्यादातर स्टूडेंट्स इनको रट लेते हैं और कई किताबों में इनमें थोड़ा पॉइंट्स में डिफरेंस भी आता है कि सर वहां तो ये लिखा था, यहां पर ये लिखा हुआ है, कौन सा सही माने कौन सा सही नहीं माने। तो ये कोई टारगेट के सवाल नहीं आते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था। ये आते थे तब तक जब तक हमारी पंचवर्षीय योजना जिस वर्ष चल रही थी उसी वर्ष अगर हमें कोई एग्जाम देना होता। जैसे मान लो अभी 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही होती तो यह सवाल बन सकता था कि 13वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य कितना है। लेकिन हमें धन्यवाद देना चाहिए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री का कि उन्होंने पंचवर्षीय योजना ना बनाने का निर्णय लिया है। अगर 13वीं पंचवर्षीय योजना आती तो कई सारे करंट के टॉपिक हमारे बन चुके होते। हम तो ये आर्थिक नियोजन का इतिहास इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक तो ये एग्जाम के सिलेबस में है भारत में आर्थिक नियोजन व पंचवर्षीय योजनाएं, और दूसरा हम ये भी पता लगा पाए कि पिछले कुछ वर्षों में आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत ने कौन सी राह देखी है, कहां से हम खड़े हुए, हम पैरों पे खड़े हो पाए कि नहीं हो पाए। आज जो भारत हम देख रहे हैं इसके पीछे का आर्थिक इतिहास क्या है। इसलिए मेन चीजें ये होती हैं जो मुख्य बिंदुओं के तहत लिखी गई हैं। इस पंचवर्षीय योजना में पहली बार समावेशी विकास की अवस्था को अपनाया गया। आर्थिक विकास की कुछ अन्य अवस्थाएं होती हैं और उसमें समावेशी विकास जो है, जिसको अगर मैं एक लाइन में स्पष्ट करूं तो सबका साथ सबका विकास ही समावेशी विकास कहलाता है। विकास तभी विकास समझा जाए जब उस आर्थिक विकास का फायदा देश के तमाम लोगों को मिले और हम हमारी आर्थिक समृद्धि या आर्थिक क्रियाओं में उस वर्ग को भी शामिल कर पाएं जो अब तक आर्थिक समृद्धि से अछूता था, तो हम कहेंगे कि हम समावेशी विकास की अवस्था में आ चुके हैं। तो पहली बार 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया गया। यानी इस पंचवर्षीय योजना में मेन बात यह ध्यान में रखी गई कि जो वर्ग आर्थिक क्रियाओं से अछूता है, जो वर्ग आर्थिक क्रियाओं से वंचित है, वहां तक हम आर्थिक क्रियाओं को पहुंचाएंगे। जिस वर्ग को आर्थिक क्रियाओं का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है उस वर्ग को हम आर्थिक क्रियाओं से लाभान्वित रखने वाले हैं। इसी अवस्था को कहते हैं समावेशी विकास, और यह समावेशी विकास तीव्र गति से किया जाएगा। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का सबसे मेन पॉइंट है तीव्र समावेशी विकास से तीव्र आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य आएगा वो तीव्र की जगह तीव्रतम शब्द का उपयोग कर लिया जाएगा। तीव्र से भी तीव्र, शीघ्र से भी शीघ्र जो होता है उसको शीघ्रतम कहते हैं। तो तीव्रतम शब्द जो है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना में निश्चित रूप से आने वाला है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन में वृद्धि का भी ध्यान में रखा गया और समग्र कृषि विकास, ओवरऑल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लक्ष्य को ध्यान में रखा गया। क्योंकि कृषि विकास जो है वो कुछ राज्यों में हो जाए, अधिकांश राज्य जो है वो कृषि का विकास ना कर पाए, देश की जनसंख्या का अधिकांश क्षेत्र जो है वो कृषि के गतिविधियों में संलग्न है, श्रम बाहुल्य क्षेत्र अगर कृषि है, तो जब तक हम कृषि का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कहेंगे कि हमारे खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ रहा है, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखा गया और हरित क्रांति पार्ट 2 शुरू की गई। जैसे हमारी क्लास आज पंचवर्षीय योजनाएं पार्ट 2 है, वैसे ही हरित क्रांति पार्ट 2 शुरू की गई और उसके प्रणेता थे हमारे मिसाइल मैन श्री APJ अब्दुल कलाम। उनके नेतृत्व में सदा हरित क्रांति का लक्ष्य रखा गया।
साथ ही साथ कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाएं निकल कर आईं। और वो योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो एग्जाम होते थे वहां पर ही आया था। राष्ट्रीय कृषि विकास नीति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नीति, ये कई सारी कृषि के विकास की नीतियां हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अब ये बदल चुकी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसान ऋण माफी जो हम देख रहे हैं, ज्वलंत मुद्दा, किसान भाई जो हैं वो बार बार मांग करते हैं कि एग्रीकल्चर लोन जो है उसको माफ कर दिया जाए, इसके लिए धरने प्रदर्शन होते हैं। स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं, ये सब कुछ अब कृषि क्षेत्र में पढ़ने वाले हैं। यहां तो केवल इतना ध्यान रखना है कि कृषि विकास की अधिकांश योजनाएं किस पंचवर्षीय योजना में आई, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और ऊर्जा के नवीन स्रोतों के विकास का लक्ष्य रखा गया। और उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक शिक्षा तो हम इससे पिछली पंचवर्षीय योजना में सर्वव्यापी बना चुके थे, तो प्राथमिक शिक्षा को कब तक हम हाईलाइट करते रहेंगे। अब तो समय आ चुका है कि हम प्राथमिक से उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ें। तो उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो घोषित की गई। लेकिन ये दुर्भाग्य ही है भारत का कि प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा कभी प्राथमिक नहीं थी। शिक्षा को लेकर जीडीपी के जो खर्च थे, जीडीपी के अनुपात में काफी कम थे। हम अन्य क्षेत्रों में पैसा खर्चा कर रहे थे, लेकिन सबसे मूल व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला जो क्षेत्र है, वहां पर सरकार का जो खर्च था वो उतनी स्पीड से नहीं बढ़ पा रहा था जितनी स्पीड से बढ़ना चाहिए। तो हालांकि इस पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा का लक्ष्य रखा गया, लेकिन फिर भी उच्च शिक्षा के लक्ष्य को हम पूर्णतः प्राप्त नहीं कर पाए। अब इसके साथ ही साथ हम अंतिम पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं, भारत के आर्थिक नियोजन के इतिहास की अंतिम पंचवर्षीय योजना। इसके बाद तो हम कह सकते हैं वंस देयर वाज ए 5-year प्लान इन इंडिया। 12वीं पंचवर्षीय योजना अब तक के भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना है। और इस पंचवर्षीय योजना में वो सारे अधूरे कार्यक्रम पुनः शुरू किए गए जो कार्यक्रम हम 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त नहीं कर पाए थे। मनमोहन सिंह जी का भी पार्ट 2 शुरू हुआ 2009 में, पुनः मनमोहन सिंह जी जीत कर आए और योजना आयोग के अध्यक्ष भी बने। स्वाभाविक सी बात है क्योंकि वही देश के प्रधानमंत्री थे। मोंटेक सिंह आहलूवालिया उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। तो उन दोनों के साथ दोनों ने मिलकर यह लक्ष्य रखा कि हम पुनः 8% का लक्ष्य हासिल कर लें तो समझ लेंगे कि हमारी आर्थिक समृद्धि बढ़ चुकी है। हालांकि जब ड्राफ्ट किया गया था तो लक्ष्य कुछ ज्यादा डिसाइड किया गया था, लेकिन वैश्विक मंदी जो थी वो खाड़ी देशों तक पहुंच गई थी। गल्फ कंट्रीज भी वैश्विक मंदी का शिकार होती जा रही थी। विकसित राष्ट्र जो थे वो भी वैश्विक मंदी की शिकार हो रहे थे। ब्रिटेन के बारे में तो ऐसे न्यूज़पेपर में खबरें आती थी कि जिस ब्रिटिश काल में कभी सूर्यास्त नहीं हुआ करता था, वह ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी कंगाल हो चुकी है कि संसद की मरम्मत कराने की भी उसके पास पैसे नहीं हैं। अमेरिका स्वयं एक पुनर्निर्माण के दौर से वापस गुजर रहा था। इसलिए इन तमाम परिस्थितियों में यदि हम 8% का लक्ष्य भी हासिल कर लें तो हम कहेंगे कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो 8% से ऊपर के लक्ष्य को संशोधित करते हुए इसको घटाकर कितना रखा गया, 8%। और वास्तविक समृद्धि हुई कितनी, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि इसी पंचवर्षीय योजना के बीच की अवधि में, मध्यावधि के बीच में ही देश में नए प्रधानमंत्री पहली बार जनता को मिले, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और उन्होंने आर्थिक नियोजन के इतिहास को इतिहास बनाते हुए यह कहा कि अब हमें पंचवर्षीय योजना बनाना, उसमें संसाधनों का आवंटन करना, संसाधनों का अपव्यय होना, फिर यह देखना परफॉर्मेंस की हमारा सही है कि नहीं है, स्टूडेंट्स की माथापच्ची को बढ़ाना, इन तमाम क्षेत्रों से मुक्ति देते हुए पंचवर्षीय योजना नहीं बनाएंगे। अब तो कुछ दीर्घकालीन विजन प्रस्तुत किया जाएगा जिसकी कुछ समय अवधि के पश्चात समीक्षा की जाएगी। इसलिए इस क्रम में 2012 से 2017 के हमारे आंकड़े क्या हैं ये उपलब्ध नहीं हो पाए और हम नहीं कह सकते कि 12वीं पंचवर्षीय योजना सफल है या असफल है। केवल इतना ध्यान रखना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य कितना रखा गया, 8% का लक्ष्य रखा गया। और वो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना का तीव्र समावेशी विकास से तीव्र आर्थिक समृद्धि का जो लक्ष्य था उसको बढ़ा के किया गया तीव्रतम समावेशी विकास। यानी आर्थिक समृद्धि में आम जन को जोड़ने के प्रयास तीव्रतम गति से इन 5 वर्षों में करने के निर्णय लिए गए। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो है वो है तीव्रतम समावेशी विकास, रैपिड ग्रोथ को और ज्यादा रैपिड कर देना। यही हमारा इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। और ध्यान से देखना ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, RS प्री 2018 में सवाल आ चुका है। इतना सिंपल सवाल आया
कि तीव्रतम समावेशी विकास से तीव्रतम आर्थिक विकास का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में, या 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। किसी भी प्रकार से सवाल को घुमाया जा सकता है। तो ये पहला पॉइंट जो है, यहीं से सवाल आ गए, तो इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वहीं से सवाल आते हैं, अलग से सवाल आने के चांसेस काफी कम रहते हैं। इसके बाद में इस पंचवर्षीय योजना, चूंकि ये लेटेस्ट पंचवर्षीय योजना है, रिसेंट पंचवर्षीय योजना है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। प्राथमिक क्षेत्र में 4% ग्रोथ का लक्ष्य रखा गया, सेकेंडरी सेक्टर में 8% का और तृतीयक क्षेत्र में 9.6% का। कृषि प्राथमिक क्षेत्र में मानी जाती है, औद्योगिक गतिविधियां द्वितीयक क्षेत्र में मानी जाती हैं, और सर्विस सेक्टर में जो होता है उसको अपन तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र को। तो सेवा क्षेत्र में 9.6, कृषि में 4 और औद्योगिक क्षेत्र में अगर 8% की ग्रोथ हासिल कर ली तो हम कहेंगे कि औसत रूप से हमने 8% की वृद्धि को भी हासिल कर लिया। बचत दर, सेविंग रेट जो है उसको 36.2% और इन्वेस्टमेंट रेट को 38.7% करने का लक्ष्य रखा गया। स्मार्ट सिटी योजना चलाई गई और शहरों के विकास का लक्ष्य भी इसी पंचवर्षीय योजना की देन थी। आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए बार बार कहते रहते हैं कि सर थोड़ा साइड हो जाइए, हम लिख नहीं पाते हैं, आप स्पीड से पढ़ा रहे हैं। तो आप चिंता मत करिए, जितने भी सारे मैं बार बार कह चुका हूं कि ये जो स्लाइड में आप देख रहे हैं इनके पीडीएफ भी आपको लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो थोड़ा धैर्य रखिए। यह योजना जब समाप्त हो गई है 2017 में, तो 2017 तक लक्ष्य रखा जा चुका था कि 90% परिवारों को किससे जोड़ दिया जाएगा, बैंकिंग क्षेत्र से। क्योंकि आर्थिक गतिविधि की शुरुआत जो होती है वो शुरुआत तभी मानी जाती है यदि हम अधिकांश या तमाम जनसंख्या को बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ सकें। तो इसके लिए बैंकिंग गतिविधियों को आम जन तक पहुंचाने का निर्णय इस पंचवर्षीय योजना में लिया जा चुका था, और इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई थी। कौन सी? प्रधानमंत्री जन धन योजना। और इसके तहत उन्होंने एक नारा भी दिया था, मेरा खाता ही मेरा भाग्य विधाता है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी नहीं कर पाई, सरकारी योजनाओं का संदर्भ है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। अभी तो ये जो टॉपिक आ जाता है, तो अगर अपन प्रधानमंत्री जन धन योजना पे ही करने लग गए तो ये क्लास हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की बजाय किसकी तरफ चली जाएगी, जन धन योजना की तरफ चल जाएगी। तो ये टॉपिक जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे क्लियर भी होते जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम इसका प्रमुख लक्षण था, क्योंकि ये दोनों के दोनों पॉइंट्स जो थे वो अर्थ समिट के सबसे बड़े, पृथ्वी सम्मेलन के सबसे केंद्र बिंदु बन चुके थे। तो इसके तहत भारत ने भी अपनी अर्थव्यवस्था में इन दोनों चीजों को शामिल किया और ये लक्ष्य रखा कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, संरक्षित करेंगे और प्रदूषण जैसे अभिशाप से भी मुक्ति प्राप्त करेंगे। शिशु मृत्यु दर 10 प्रति हजार करेंगे, मातृ मृत्यु दर 1 प्रति हजार करेंगे, सुरक्षित मातृत्व का लक्ष्य रखा गया था, और प्रजनन दर जो है वो 2.1 प्रति हजार करने का लक्ष्य रखा गया था। ये दर क्या होती हैं, साइंस में आप पढ़ने वाले हैं। टॉपिक चूंकि पंचवर्षीय योजना का है तो मुझे भी ये उतार के लाना था, तो कॉपी करके लाया हूं। पर शिशु मृत्यु दर 10 प्रति हजार, मातृ मृत्यु दर 1 प्रति हजार और प्रजनन दर जो है उसको 2.1% प्रति हजार करने का लक्ष्य इस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। अब कुछ टॉपिक हैं जो आपके दिमाग में आए हैं। एक तो है समावेशी विकास, ये अपन आर्थिक विकास की अन्य अवस्थाओं में पढ़ने वाले हैं। एक आपके आया है प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसकी आलोचनात्मक समीक्षा। एक आपने ये भी पढ़ा होगा जो हमारी पंचवर्षीय योजना में हम आज डिस्कस कर चुके हैं, नाबार्ड। और इसके अलावा कुछ और भी अगर आपके डाउट आए हैं, तो जितने भी डाउट आपके आए हैं वो टॉपिक वाइज आपके क्लियर होने वाले हैं। आप जितने भी डाउट्स आते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक अधूरा रह पाया है, इसके बारे में हम नहीं समझ पाए हैं। तो आप जब तक हमें सूचित नहीं करेंगे तब तक हम उसके लिए एक स्पेसिफिक क्लास ऑर्गेनाइज नहीं करवा पाएंगे। तो अगर आपको पंचवर्षीय योजनाओं के टॉपिक में और भी कुछ डाउट हैं कि सर ये वाले टॉपिक क्या हैं, वो क्या हैं, तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास तक हमने पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास पढ़ा, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल मुख्य लक्ष्य जो है, मुख्य जो ध्यान में रखी गई बातें जो हैं उनको पढ़ना है, क्योंकि वहीं से सवाल आते हैं। और आगे जब हम मॉक टेस्ट आपका ऑर्गेनाइज करेंगे, हम प्रैक्टिस सेट जब आपके सामने लेकर आएंगे, तो उसमें भी पंचवर्षीय योजनाओं के टॉपिक से कैसे कैसे सवाल आते हैं, कैसे कैसे आ चुके हैं और कैसे कैसे सवाल आने की संभावना है, इनको सबको भी हम रिकॉर्ड करने वाले हैं और आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है और आज हमने एक नया टॉपिक जो था उसको कंप्लीट किया। पंचवर्षीय योजनाएं 2 सीरीज में पूरी हो पाई। हमें धैर्य से सुना, अनुशासन बनाए रखा,
और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि आभार। फिर से मिलेंगे आपके साथ, वादा करते हैं, और एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। नया टॉपिक भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।